पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है? ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो जो प्रकाश होता है ये ऊर्जा का एक रूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन कैसे करता है? ए ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है गोलीय रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। तो जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो किरण आकर दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जहां पे वो किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किलोमीटर में कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमर ने, डी ऑप्शन है एस्नेल ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती का अपना प्रकाश होता है, तो यहाँ पे मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु होगा, सूर्य भी प्रदीप्त वस्तु होगा, जलता हुआ बल्ब भी प्रदीप्त वस्तु होगा। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अदीप्त वस्तु, बी ऑप्शन है प्रदीप्त वस्तु, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो किताब है इसका कोई भी प्रकाश नहीं है तो ये अदीप्त हो जाएगा। जैसे टेबल कुर्सी का अपना प्रकाश नहीं होता है तो भी क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न-भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न-भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या होता है? मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और ये प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण के, सी ऑप्शन है विचलन कोण के, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। और आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? तो हम अभी बताए हैं कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण 50 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वह
यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दूरदर्शी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आप लोग देख रहे हैं ये परावर्तक सतह है और ये जो अंदर वाला आप ये भाग देख रहे हैं क्या हुआ है? पॉलिश किया हुआ भाग है। तो इसका जो परावर्तक सतह है ये बाहर की तरफ में उभरा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा हो उसे क्या कहते हैं? अगर बाहर की तरफ में हम कलई कर दें, इसका आप देखिए परावर्तक सतह है जो अंदर की तरफ में धंसा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो ये ब्लैक लाइन आप लोग देख रहे हैं ये अंदर की तरफ में धंसा हुआ है और ये पॉलिश किया हुआ भाग है। तो इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये